हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका? आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह होना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका। देख क्या रहे हो? पढ़ाई कर लो, एग्जाम में मैं आऊंगा क्या? फेल हो जाओगे। वैसे बात तो सही है, मेरी गलत तो होती ना। पढ़ लो लिख लो वरना ठुल्ले मरोगे। 12th क्लास अकाउंट। तो देखो चैप्टर हम कौन सा चला रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, जो बिल्कुल भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, सेवा भाव से काम करता है। ठीक है, हमने टॉपिक करा था रिसीट्स एंड पेमेंट का। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। अगर तुम लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले मैं ये कहूंगा कि पहले उन क्लास को देखो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे एक अगला टॉपिक जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वैसे सच कहूं तो ये 3 नंबर और 4 नंबर के लिए इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग कितने मार्क्स में अक्सर देखने को मिल जाता है? 3-4 नंबर में ये टॉपिक हमेशा देखने को मिलता है। हमेशा तो खैर नहीं, लेकिन 90% चांसेस इसके होते हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाता है और आ जाता था और जाता रहेगा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी और छोटा टॉपिक है, क्योंकि मैंने पहले बोला कितने नंबर में, 3 या 4 नंबर में, तो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम 2 काम करते हैं। हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस हम किसके सॉल्व करते हैं? एनसीईआरटी के सॉल्व नहीं करते, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टीएस गरेवाल के। ठीक है, वही एक हमारी इकलौती बुक है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर हम करते क्या है, बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अब बच्चों को ये दिमाग में आ जाता है, यार ये फंड क्या चीज हो गई, फंड का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बताऊंगा। फंड कहने का मतलब एक तरीके की गुल्लक। क्या होता है? गुल्लक। देखो मैं शायद सही से नहीं लिख पाया हिंदी में, कोई बात नहीं, या फिर हो सकता है मैंने सही लिखा हो, खैर मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि गुल्लक क्या होती है। ठीक है, जैसे तुम याद करो जब तुम छोटे थे, तीसरी चौथी क्लास में या दूसरी क्लास में, छठी क्लास में, तो तुम्हारे पास एक गुल्लक होती थी और तुम्हारे पापा तुम्हें 1 रुपया देते थे, 2 रुपया देते थे या 10 रुपए। तुम लोग अमीर लोग हो, तुम्हें 100 रुपए मिलते होंगे। भाई हम जैसों को तो भाई 10 रुपए या 1 रुपया ही मिल पाता था जिंदगी में, एक ही बार मिला है 1 रुपया। ठीक है, तो तुम क्या करते थे, जो भी पैसे तुमको मिलते थे तुम इस गुल्लक के अंदर डाल दिया करते थे। मतलब जितना भी पैसा तुम्हें क्या होता था, अपने मम्मी पापा से रिसीट होता था। ठीक है, देखो मैंने स्पेलिंग लगता है गलत लिख दी, हाँ, आर के बाद ई आएगा, रिसीट। तो जब भी तुम्हें पैसा क्या होता था, अपने पापा से रिसीट होता था, तुम उस पैसे को कहां पर डाल दिया करते थे? गुल्लक के अंदर। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी गुल्लक में पहले से ही कितने रुपए रखे हुए हैं? 1000 रुपए रखे हुए हैं, और तुम्हारे पापा ने 200 रुपए और दे दिए, तो बताओ अब तुम्हारी गुल्लक में कितने हो जाएंगे? अब तुम्हारी गुल्लक में हो जाएंगे 1200 रुपए, हो जाएंगे ना। अब तुम्हारा मन करा यार मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ या खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग अमीर लोग हो भाई, 15-20 रुपए की आइसक्रीम के बिना तो तुम मानते नहीं हो। तुमने 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदी। कितने रुपए की आइसक्रीम खरीदी? 100 रुपए की। तो मुझे बताओ ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा खर्चा। और बताओ पापा क्या तुम्हें अलग से पैसे देंगे आइसक्रीम के? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने क्या बना रखी है, तुमने गुल्लक बना रखी है। तुम क्या करोगे, तुम गुल्लक में से निकाल लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब 100 रुपए क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे। अब कितने रुपए रह जाएंगे? 1100 रुपए रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तुम्हें कुछ पैसा मिलता था तुम गुल्लक के अंदर डाल दिया करते थे, और जब भी कोई पैसे का खर्चा करना पड़ता था तो तुम गुल्लक में से निकाल लिया करते थे। ये गुल्लक कुछ और नहीं, यही फंड है। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। अब बताओ, अकाउंटिंग तो तुम्हें तीसरी चौथी क्लास से आती थी, इसका मतलब अकाउंटिंग तो तुम्हें 6th-7th क्लास से आती थी अगर तुम्हारे पास गुल्लक थी। फर्क कितना है, हम इस गुल्लक को बड़े छुपा कर रखते थे, अपनी अलमीरा में रखते थे, कपड़ों के बीच में रखते थे। हम इस फंड को कहां पर रखेंगे? इस फंड को रखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। हम इस फंड को कहां पर रखते हैं? हम इस फंड को रखते हैं अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। कहां पर रखा जाता है? बैलेंस शीट के अंदर इस फंड को रखा जाता है। कोई बात नहीं, हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इतना भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है।
इसमें कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फंड वाली चीजें या फंड वाले अकाउंट्स कहां पर रखे जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। अब सोचना ये है, क्या तुम्हें बैलेंस शीट के बारे में वो बातें याद हैं जो तुम 11th क्लास के अंदर पढ़कर आए हो? शायद तुम लोग भूल गए हो और शायद कुछ बच्चों को याद हो, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता था? एक कॉलम में होती थी लायबिलिटीज और एक कॉलम में होते थे एसेट्स। एक कॉलम में क्या होती थी? तो देखो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट बनाएंगे और क्या करेंगे, बचपन से एक ही काम जानते आए फॉर्मेट बनाना, तो हम फॉर्मेट जरूर बनाएंगे। देखो मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया, क्यों बनाया छोटा सा? क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन में नहीं करने वाला, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है और तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन भले ही पढ़ लूं लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर? इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर तुम्हारे टाइटल में लिखा हुआ है। तो लायबिलिटी रुपीस, एसेट्स रुपीस, और ऊपर क्या लिखोगे भाई? ऊपर लिख देना बैलेंस शीट। और क्या लिखोगे? चूहा बिल्ली थोड़ी ना लिखोगे ऊपर। क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ऊपर भी क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट, ठीक है। तो टॉपिक क्या है अपना? अब खोल लो बुक और बुक निकालो, टीएस गरेवाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और हेडिंग क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कितने नंबर के लिए ये टॉपिक होता है? ये टॉपिक होता है 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, और अगर किस्मत अच्छी है तो 5 नंबर के लिए, लेकिन कभी भी 6 या 7 में नहीं आता है भाई। 10, 8, 9 नंबर का तो चैप्टर ये सारा होता है, ठीक है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में वो टाइटल में लिखा हुआ होता है, इसलिए, ठीक है। तो अब हम सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं तुम्हें क्वेश्चन मिल गया होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर तो डाल ही रखा है, मिल ही जाएगा। देखो, टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपए। मुझे बताओ इसकी गुल्लक के अंदर कितने रुपए हैं इस समय इसके टूर्नामेंट फंड में? अब तुम सोच रहे होंगे ये कौन सा फंड हुआ टूर्नामेंट फंड? तो देखो जब हम एनपीओ के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ना तो अलग अलग तरह के फंड देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनो, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, समझ रहे हो ना? स्पोर्ट्स के सारे खर्चे कौन से फंड से कटेंगे? स्पोर्ट्स फंड से। टूर्नामेंट के सारे खर्चे कहां से कटेंगे? टूर्नामेंट फंड से। मैच के सारे खर्चे कहां से कटेंगे? मैच फंड से। ध्यान से सुनो, जो फंड होगा उसके खर्चे वहीं से कटेंगे। अगर तुमने एक फंड के खर्चे किसी दूसरे फंड से काट दिए, ये बहुत ही गलत काम करा है तुमने, और ये काम तुमको बिल्कुल भी जिंदगी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड के सारे खर्चे टूर्नामेंट फंड से, और टूर्नामेंट फंड में अगर कोई पैसा आएगा तो वो भी किसके अंदर आएगा? टूर्नामेंट फंड के अंदर ही आएगा, किसी और फंड में नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा फिर। तो देखो टूर्नामेंट फंड में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 50,000 रुपए, ठीक है। और मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने बताया था फंड होती है गुल्लक, और गुल्लक कहां पर रखी जाती है? बैलेंस शीट में। लेकिन मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि लायबिलिटी में आती है या एसेट में आती है। तो ध्यान से सुनो, लायबिलिटी में आती है। कहां पर आती है ये गुल्लक? ये गुल्लक आती है लायबिलिटी में। तो लिखो टूर्नामेंट फंड। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है टीएफ, तुम लोग ऐसा मत करना। कितने रुपए की गुल्लक है? 50,000 रुपए। तुम कहोगे अंदर क्यों लिख दिया?
बाहर वाले कॉलम में क्यों नहीं लिखा? देखो बाहर वाले कॉलम में मैं लिखूंगा, लेकिन सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद और सारी रिसीट्स को ऐड करने के बाद मैं ऐसा करूंगा, अभी नहीं कर रहा। ऐसा मैं बिल्कुल भी अभी नहीं कर सकता। पहले सारे खर्चे काटूंगा और सारे पैसे जोड़ूंगा, उसके बाद बाहर भेजूंगा। देखो जरा अगली आइटम क्या है, टूर्नामेंट फंड के नीचे क्या लिखा हुआ है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मतलब कि टूर्नामेंट के खर्चे। और कितने रुपए के खर्चे हैं? 15,000। मुझे बताओ टूर्नामेंट के खर्चे मैं इसके अंदर से क्या करूंगा? माइनस करूंगा या प्लस करूंगा? खर्चों को क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। और अगर माइनस करना चाहिए तो कर दो, तो लिखो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। मैंने फिर से शॉर्ट में लिख दिया टीई। क्या तुम लोग भी शॉर्ट में लिखोगे? नहीं, तुम लोगों को शॉर्ट में लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, गलत बात। ठीक है, अच्छा कितने रुपए के खर्चे हैं? खर्चे हैं 15,000 रुपए के। और तुम्हें मालूम है जब भी कोई चीज माइनस करते हैं अकाउंट में तो जर्नली हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। इन जर्नल हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में अकाउंट्स का मतलब, अकाउंट्स में ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? माइनस। हमने माइनस करा है। अब देखो कुछ रिसीट्स भी हैं। कितने रुपए की रिसीट्स है? रिसीट्स का मतलब है ये पैसा आया है, गया नहीं है। ये पैसा क्या हुआ है? ये पैसा आया है। और अगर पैसा आया है तो बताओ प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस करूंगा क्योंकि पैसा आया है। तो लिखो ऐड रिसीट्स। देखो मैंने REC लिख दिया शॉर्ट में, उम्मीद करता हूं तुम समझ जाए होंगे मैंने क्यों लिखा है ऐसा। बताओ क्या कोई और आइटम है? क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई और आइटम है? क्या कोई और दूसरे तरह का फंड है? नहीं, कोई दूसरा फंड नहीं है, कोई रिसीट्स नहीं है, बाकी की कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो क्यों ना इसको सॉल्व कर दिया जाए? तो कर देते हैं। देखो भाई 50,000 में 20,000 जोड़े 70,000, और 70,000 में 15,000 जोड़ेंगे 55,000, 55,000। बिल्कुल सही आंसर। अब बाहर पहुंचा दो, अब कौन रोक रहा है? 55,000। ठीक है, और इस बैलेंस शीट को कर देना क्लोज। अब तुम सोच रहे होंगे कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा था कि बैलेंस शीट तो बराबर आती है, एसेट और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तुम ये सोच रहे होंगे, या फिर हो सकता है कोई कोई बच्चा सोच रहा हो कि हमने तो ये पढ़ा था कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो हमेशा क्या आती है? बराबर आती हैं। वो हमेशा क्या आती है? बराबर आती हैं। लेकिन वो तब बराबर आती है जब एक कंप्लीट बैलेंस शीट होती है। ये तो सिर्फ एक आइटम दे रखा था टूर्नामेंट का, हमारे पास कहां कंप्लीट आइटम है? जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम बैलेंस शीट को भी टोटल नहीं करेंगे। देखो मैंने कहां टोटल करा है? मैंने सिर्फ क्या चलाई है? एक लाइन चलाई है। और तुम्हें भी एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में बैलेंस शीट अधूरी रहती है। अधूरी मतलब इनकम्प्लीट रहती है, तुम्हें उसका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। और जब किसी काम को कोई करने की जरूरत ही नहीं है तो फिजूल में उस काम को हम क्यों करें, है ना? तो देखो इसी टॉपिक के साथ ये क्वेश्चन इतनी आसानी से खत्म हो गया। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या